कंबोडिया की राजधानी नोम पेन से सहारा न्यूज नेटवर्क के एडिटर एवं न्यूज डायरेक्टर उपेंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ के बीच बातचीत में खासतौर पर किन मुद्दों पर बात हुई है, वार्ता हुई है, और खासकर तब दक्षिणी चीन सागर पर भारत ने फिर से तटस्थ नीति को कायम रखते हुए आपसी व्यापार संबंध को ज्यादा तरजीह दी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री और वेन जियाबाओ के बीच एक लंबा रिश्ता रहा है और दोनों प्रधानमंत्री करीब 14 बार मिल चुके हैं। 2005 से लेकर 2010 के बीच उन दोनों की मुलाकातों पर नजर डालें तो 2005 में जब वेन जियाबाओ और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तब दोनों देशों ने आपसी व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते को ठीक करने की दिशा में पहल की थी और 2010 में दोनों देशों ने अपने राजनीतिक सफर में करीब 60 साल का जो लंबा सफर तय किया उसका एक अहम पड़ाव था। आज जो मुलाकात हुई उसमें अहम मुद्दा है, दो अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दोनों देशों के बीच समझौता होने की बात थी और दूसरा रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को लेकर के आसियान देशों के बाकी राजनेताओं से बातचीत होनी थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो करीब 73 से 74 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और उसे करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियां हैं, ये दुनिया के सारे देश जानते हैं और ऐसे में इंडियन आसियान समिट इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो अभी नामपेन में चल रही है। भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी प्रधानमंत्री के बीच ये मुलाकात अहम इसलिए है क्योंकि चीन में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और जो एक इनहेरिटेंस में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ और राष्ट्रपति हू जिनताओ के बीच जितनी मुलाकातें हुई है और जो एक रिश्ते में स्थिरता आई है उसको लेकर के दोनों देशों के राजनेताओं ने आपसी बातचीत की और वेन जियाबाओ ने कहा कि हो सकता है कि क्योंकि मार्च तक सत्ता परिवर्तन होना है चीन में और ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक सत्ता जा रही हो और दूसरे देश के प्रधानमंत्री जो लंबे समय से उसी प्रधानमंत्री से अपने रणनीतिक व्यापारिक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को लेकर के एक लंबी साझेदारी दोनों के बीच रही है। तो जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि व्यापार को कैसे सुधारा जाए, दोनों के जो बॉर्डर के जो रिश्ते हैं वो कैसे ठीक हो और जिस तरह से दक्षिण चीन सागर को लेकर के चीन काफी सेंसिटिव है और वो कहीं न कहीं जिस तरह से अपना समर्थन जुटाने में लगा हुआ था जिसमें म्यांमार, सिंगापुर और इंडोनेशिया का समर्थन उससे प्राप्त था, लेकिन दूसरी तरफ फिलीपींस, मलेशिया और बाकी जो देश है जापान दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन को कहीं न कहीं सहयोग करते हुए नहीं दिख रहे थे। ऐसे में भारत की तटस्थ नीति अपनाने से चीन को एक बड़ी राहत जरूर मिली है क्योंकि अमेरिका की भी नजर इस मुद्दे पर थी क्योंकि दुनिया का जो 80% व्यापार जो समुद्र के रास्ते होता है वो वही रूट है जो दक्षिण चीन सागर से होकर के डाइवर्ट होता है और वहां पर 260 अरब बैरल से ज्यादा ऑयल ब्लॉक होने की वजह से भी वो जो सेक्टर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस पर बाकी पार्टनर कंट्रीज की निगाहें लगी हुई हैं। फिलीपींस उसमें अपना हिस्सा चाहता है, मलेशिया भी उसमें अपना हिस्सा चाहता है और बाकी जो आसियान कंट्री के कुछ देश है वो भी उसमें अपना शेयर चाहते हैं। तो कहीं न कहीं चीन को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी इस मुलाकात से और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत गुड्स और सर्विसेज सेक्टर में निवेश की बात है और व्यापार को और खुला बनाने की बात है उसमें एक चिंता का विषय भी है कि अगर जितनी छूट अभी तक व्यापारिक समझौतों के जरिए चीन और भारत के बीच है उसको लेकर के जितना तेजी से चीन ने पूरे भारत के बाजार पर कब्जा किया है, अगर इसमें और खुलापन लाया जाता है तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या इंडियन इकोनॉमी उस खुलापन के लिए तैयार है क्योंकि चीन की जो व्यापारिक जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है वो बहुत ही एग्रेसिव है और पूरी दुनिया चीन का लोहा मान चुकी है कि जिस प्रोडक्ट को कोई दूसरा देश अगर 10 रुपए में बनाने की क्षमता रखता है तो चीन उसे 2 रुपए में बनाने की क्षमता रखता है। हम अपने ही देश में देख सकते हैं कि जिस होमो अप्लायंसेस प्रोडक्ट को हम अपनी जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, अपनी जो होमो अप्लायंसेस कंपनियां हैं जिन दरों पर अपने बाजार में बेचती है उससे 1/3 प्राइस पे चीन से इम्पोर्ट करके बाकी प्लेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी लागू होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें मुझे
चीन का ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन भारत अपना फायदा कैसे निकालेगा, कैसे देखेगा, ये थोड़ा लेकर स्टेज में बात तय होगी, क्योंकि जब 20 दिसंबर से 18 से 20 दिसंबर के बीच जो आसियान ट्रेड एग्रीमेंट समिट जो दिल्ली में होनी है, उसके दौरान सभी नेता मिल रहे हैं, ट्रेड मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, और उसमें और ज्यादा एजेंडे पर क्लैरिटी आएगी। तब जाकर ये पता चलेगा कि क्या एग्जिट क्या पॉलिसी रहने वाली है। जी, यानी कि उपेंद्र जी, आप मानते हैं कि जो ये शिखर सम्मेलन अगले महीने होने वाला है, उससे एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय करने का मौका मिलेगा इस समिट से? जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बात जो बात यहाँ पे कल छोड़कर सारे राष्ट्राध्यक्ष आगे बढ़ेंगे, उस बात को कंक्लूड करने के लिए दिल्ली में जो मीटिंग होनी है, और जो एक तरह से इंडोनेशिया से जो कार रैली निकली है, उसको फ्लैग ऑफ गुवाहाटी में किया जाएगा। और इस रीजन में एक नया मोटिवेशन, एक नया इंसेंटिव देकर के पूरे ट्रेड और इकोनॉमी को पुष्ट करने के लिए जो सारे रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के लिए जो कोशिश की जा रही है, वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का जो व्यापार है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रीजन से आता है, और ये सारी इकोनॉमी दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसमें भारत और चीन कह सकते हैं कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आसियान समिट के दौरान इस समिट की महत्ता इससे भी समझी जा सकती है कि बाराक ओबामा भी इसे छोड़ नहीं पा रहा है। वो म्यांमार की अपनी यात्रा से 4 घंटे के लिए कल नामदेन पहुंचेंगे और इस आसियान समिट को एड्रेस करेंगे। तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक की तरफ लगी हुई हैं, और जिस तरह से इस रीजन में एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात चल रही है, उससे दुनिया का सारा व्यापार प्रभावित होगा, और कहीं न कहीं उससे पार्टनरशिप से सबको फायदा भी मिलने वाला है। लेकिन इससे देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ लैंड इश्यूज और पावर सेक्टर में इसका महत्व है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे बाकी दुनिया के देशों को आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री और रोजगार में इन्वेस्ट करने के लिए, सर्विसेज और कुछ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर दुनिया की काफी कंपनियां उभर आएंगी, जैसे उदाहरण के लिए जापान अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से हटाकर किसी और देश में शिफ्ट करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि भारत अगर बड़ा बाजार है, बड़ी अच्छी उपयुक्त जगह है, तो हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होने चाहिए, जो तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं एक चुनौती भी हमारे सामने है, इस कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में हम कैसे अपनी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभा पाएंगे और उससे अपने लिए लाभ बटोर पाएंगे। जी उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए, जो भी कंबोडिया में जरूरत हो रहा है, क्योंकि बात बहुत ही अहम ये मीट मानी जा रही है, और क्या कुछ इसमें तय होते हैं एजेंडे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चीन से अलग मुलाकात हुई है, यानी जियाबाओ से अलग मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है, अगर हम ट्रेड के नजरिए से इसको देखें।